નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ કાર્યક્રમ ટુ ધ પોઈન્ટ સાથે આપની સમક્ષ હું છું પ્રીતિ તિવારી। દર્શક મિત્રો, 18મી લોકસભા ચૂંટણી 2024 કે જેનું આ વખતે 7 તબક્કામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખાસ જો વાત કરવામાં આવે 19 એપ્રિલ એટલે કે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન જે 102 બેઠકો પર થવાનું છે, જે આશરે 21 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં હશે। આ 102 જે બેઠકો છે જેના પર મતદાન થવાનું છે, 1600થી પણ વધારે 1625 જેટલા ઉમેદવારોનું ભાવિ મતદાનથી નક્કી થશે। ત્યારે આ તમામ બેઠકો કે જ્યાં મતદાન થવાનું છે 19 એપ્રિલના રોજ પ્રથમ તબક્કાનું જે મતદાન થવાનું છે તેનું રાજકીય ગણિત શું છે, ત્યાં કેવા પ્રકારની સ્થિતિ છે તેના પર ચર્ચા કરવી છે। અને આ બધી ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે જાણીતા એવા રાજકીય વિશ્લેષક છે हर्षवर्धन पांडे जी। हर्षवर्धन जी, पहले तो निर्माण न्यूज पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। हर्षवर्धन जी, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होना है 19 अप्रैल को, और साथ में अगर बात की जाए क्योंकि 1625 उम्मीदवार हैं जिनका भविष्य 19 अप्रैल को वोटिंग मशीन में कैद होने वाला है। हम राजकीय गणित की बात करें इन तमाम बैठकों पे, उसके पहले ये जो प्रथम फेज का प्रथम जो चरण का चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बहुत सारी बैठकों पर ये चुनाव होने वाले, 102 बैठकों पर चुनाव होने वाले हैं। जी देखिए, प्रचार का शोर तो थम गया है और अब 18 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे जो है ये चुनाव होने जा रहा है पहले चरण का। तो आखिरी दिन जो है जैसी जाहिर सी बात है, हर बार होता है कि प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के बड़े दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया है। आज गुजरात में भी अमित भाई शाह ने पूरा काफी हद तक मतलब वो चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। तो इसमें देखें तो कई दिग्गज जो हैं पहले चरण में, कई केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके भाग्य का भी जो है वो फैसला होना है। आपको मैं बता दूं, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहां 39 सीटों के आसपास जो है पहले चरण में मतदान होगा। बिहार में 40 में से केवल 4 सीटों पर ये पहले फेज में वोट पड़ रहे हैं फिलहाल। राजस्थान की 12 सीटों पर पहली बार जो है पहले चरण का जो है वो मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जिन पर ये पहले चरण में जो है वोटिंग होने वाली है। उत्तराखंड की बात करें तो सभी 5 की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो एक अलग तरह का 102 सीटें हैं जो पहले चरण में इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेंगी। और दिग्गज प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो पूर्व केंद्रीय अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी हैं, चाहे किरेन रिजिजू हैं, इनका फैसला होगा। बिहार की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो है उनकी किस्मत का फैसला भी जो है होगा। इसी तरीके से हम तमिलनाडु की बात करें तो अन्नामलाई और डीएमके की प्रत्याशी कनिमोझी हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे जो नकुलनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के मंत्री जो पीलीभीत से अभी लड़ रहे हैं, अपनी ताल ठोक रहे हैं, जितिन प्रसाद हो, हनुमान बेनीवाल हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अजय भट्ट हो उत्तराखंड से जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा ए राजा जैसे कई दिग्गज जो है वो उनकी प्रतिष्ठा जो है एक तरह से, ये बड़े बड़े दिग्गज जो हैं इनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में एक तरीके से दांव पे लगी है। और आप देखें तो ये पूरा चुनाव एक तरीके से फीका नजर आ रहा है, निराकार चुनाव है। पहली बार ऐसा हो रहा है मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगा है घूमने के बाद की न उम्मीदवारों के चेहरे पर कुछ चर्चा है और न पक्ष विपक्ष, न विपक्ष का कोई ज्यादा माहौल दिख रहा है, क्योंकि लोगों के मन में एक अकेले जो पैठ बन रही है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे है। क्योंकि अगर वो उनके चेहरे पर ही से पूरा चुनाव जो है वो केंद्रित होता दिख रहा है। और मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, इसमें जो है इस तरह का ही माहौल हर जगह जो है देखने को मिल रहा है। जी और हर्षवर्धन जी, आपने जैसे तमिलनाडु की बात की, अगर क्योंकि तमिलनाडु के तमाम जो बैठक हैं सभी बैठकों सभी सीट पर चुनाव होने हैं, 19 अप्रैल को मतदान होना है। राजकीय गणित तमिलनाडु का क्या कहता है, क्योंकि अगर साउथ की बात की जाए, साउथ इंडिया में बीजेपी उतनी प्रभावी अभी तक नहीं दिख रही थी, लेकिन इस चुनाव में 18वें लोकसभा चुनाव में आपको क्या स्थिति लग रही है, क्या राजकीय गणित कह रहा है तमिलनाडु का? देखिए, तमिलनाडु एक तरीके से बीजेपी के लिए बिल्कुल नया है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से उत्तर भारत में बीजेपी की अगर हम बात करें, जितना इसको एक्सपेंड करना था वो पूरी तरह से एक्सपेंड कर चुकी है भाजपा। अब उसका पूरा फोकस जो है दक्षिण की तरफ है। आपने देखा होगा कि दक्षिण में इससे पहले कर्नाटक एक ऐसा दक्षिण का दुर्ग था जहां भाजपा ने पहली बार अपना खाता खोला था पिछले बार के चुनाव में। और उसके बाद से अगर हम देखें तो 129 के आसपास की जो लोकसभा की सीटें आती है उनमें भाजपा बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, भाजपा का 27-28 सीटें हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना जो पूरा फोकस जो है वो दक्षिण की तरफ करा है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी राज्य की अगर होने जा रही है तो वो तमिलनाडु है।
और तमिलनाडु में आपने देखा होगा कि अन्ना मलाई जिस तरीके से पैदल यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से मतलब वो लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसका एक अच्छा प्रभाव वहां देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर की जो राजनीति जो है वो डीएमके और पीएमके इन दोनों के इर्द गिर्द आज तक घूमती रही है, और एक ऐसा वैक्यूम जो है वहां की राजनीति के अंदर बना है जिसे भरने की पूरी कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में इस बार अन्नामलाई के जरिए करने जा रही है। अब ये कितनी सीट लाएंगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जैसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यहाँ पर पार्टी के लिए अच्छी संभावना हो सकती है। पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं करे, लेकिन 4-5 सीटें लाने का यहाँ पर मादा पार्टी जो है वो रखती है तमिलनाडु के अंदर, और शायद उसके वोट के परसेंट में भी यहाँ पर जो है इजाफा देखने को मिलेगा। ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार भाजपा जो है मजबूती के साथ वो तमिलनाडु की राजनीति का जो चुनाव है वो लड़ रही है। जी ने जो इस बार दक्षिण भारत में रोड शोज किए हैं, रैलियां की हैं, सभाएं जो की हैं, बहुत बड़ी संख्या में इस बार उन्होंने वहां पे प्रयास किया है, तो वो रंग लाएंगी दक्षिण भारत में। और अगर बात की जाए राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी सीट्स पर प्रथम चरण में चुनाव मतदान होना है, राजस्थान की स्थिति इस बार कैसी रहेगी? देखिए, राजस्थान में भी आप ये देखें कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि राजस्थान की अगर हम बात करें वहां पर भी नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो चलता है। इस बार जो पिछले बार का आपने चुनाव देखा था उसमें 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, और इस बार भी वो अच्छा करेगी, क्योंकि अभी हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी पार्टी ने अच्छा किया, और एक मोदी जो है एक तरह से गेम चेंजर है। आप ये देखिए कि विधानसभा चुनाव में वोट आपका भले ही क्षेत्रीय दलों या किसी अदर पार्टी की तरफ ज्यादा जाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव पर जितना भी वोट पड़ रहा है, चाहे 2014 का चुनाव देखें, 2019 का देखें या अभी 2024 का देखें, ये मोदी नाम का है और मोदी इस चीज को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय आत्मविश्वास में भी है। आपने देखा होगा कि अपने घोषणा पत्र में वो एक ही गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, केवल मोदी की गारंटी। इसका जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है, पार्टी आत्मविश्वास में उसे लग रहा है कि जनता फिर से जो है उसको चुनेगी और फिर से वोट करने के लिए पार्टी को जो है वो जनता जो है वो वोट करेगी। जी इस बार क्योंकि जो फर्स्ट फेज में जिन जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें उत्तरी राजस्थान में भाजपा के गढ़ जिसको कहा जाता है चूरू, जहां पे जो एक हाई प्रोफाइल सीट भी इस बार चर्चा में है। आप क्या सोचते हैं चूरू के लिए भी? और साथ में कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे भी इस बार राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति इस बार कैसी रहेगी? नहीं, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जो है वो मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा है। जी मध्य प्रदेश का भी मिजाज आपने देखा होगा कि गुजरात के बाद एक मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मतलब प्रयोगशाला के तौर पर मतलब विकसित हुआ है हाल के समय में। आप देखें इस बार के जो चुनावों का ट्रेंड देखें, यहाँ विधानसभा के चुनाव में यहाँ 166 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय जो है हासिल की। तो इस बार वहां पर भी लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कि किसी तरीके से छिंदवाड़ा की सीट जो है उनकी झोली में आए, और इसके लिए पार्टी ने एडी चोटी का जोर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय, वो पूरे दिन मतलब अपना पूरा समय जो है वहां पर इस छिंदवाड़ा सीट पर भी बिता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नहीं तोड़ फोड़ की राजनीति भी यहाँ पर छिंदवाड़ा के अंतर्गत जो है वो शुरू की है। आप देख सकते हैं कि लंबे समय से जो कमलनाथ के करीबी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में लेने की कोशिश की है। कई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो छोड़ चुके हैं। कमलनाथ के करीबी जो है दीपक सक्सेना एक हुआ करते थे, उन्होंने छोड़ दिया है। तो पूरी तरह से पार्टी का जोर लगा है, और मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के इस समय डॉक्टर मोहन यादव, वो अपना पूरा जोर लगाए हैं। अमित शाह भी वो पूरी तरह से जा रहे हैं। और आप ये देखें कि आदिवासी इलाका भी, इस आसपास का जो इलाका है उस आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये मैसेज देने में अभी कामयाब होती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी सच्ची हितैषी है और इसको लेकर आप उसको वोट करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव है, उन्होंने कमलनाथ के जो मॉडल, जो छिंदवाड़ा मॉडल की कांग्रेस दुहाई देती है, इसको लेकर बार बार सवाल उठाया और इसके मॉडल को जो उन्होंने गड़बड़ करार दिया। इस तरीके से आप राजस्थान में देखें, चूरू में वहां पर पार्टी अच्छा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जनाधार है, और पार्टी का जो कैडर बेस्ड वोट है इन राज्यों में ये सबसे अहम है। और एक कैडर वाला वोट जो है वो हमेशा जो है बढ़ चढ़कर चुनाव में भागीदारी करता है, और यही वोट जो है उनकी हर चुनाव में जो है वो सरकार बनाता है। संगठन के मामले में इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस के ही मुकाबले में इन दोनों राज्यों में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये हो सकता है राजस्थान में एकाधिक सीटों पर कुछ करिश्मा हो जाए, या छिंदवाड़ा में पार्टी हालांकि जोर लगा रही है
रिपीट करने की कोशिश में है कि कांग्रेस सरकार बना ले अपनी, मतलब सीट निकल जाए छिंदवाड़ा की, तो ये देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इन दोनों राज्यों में जबरदस्त तैयारियां दिखाई दे रही है फिलहाल। जी और यूपी की अगर बात की जाए, यूपी में क्या स्थिति रहेगी और ये विपक्षी गठबंधन इंडिया क्या रंग लेके आएगा? देखिए, मेन क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप ये देखें, केंद्र में जिस तरह से मोदी काम कर रहे हैं, उसी तरीके से काम आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और आज की डेट में योगी आदित्यनाथ ने बहुत हद तक इन चीजों को कंट्रोल करने में वहां पे कामयाबी हासिल की है। हाँ, अखिलेश का समाजवादी पार्टी का एक अच्छा वहां पर जनाधार है, वो मुलायम सिंह के रहते हुआ करता था समाजवादी पार्टी का। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश इस चुनाव में क्या खास करते हैं। तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, जो भाजपा का मुकाबला सीधे सीधे है वो समाजवादी पार्टी से वहां पर नजर आ रहा है। बीएसपी का वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से ओबीसी की राजनीति बीजेपी के अंदर हाल के वर्षों में चल रही है, और बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने अपना मजबूत किया है। उसे देखते हुए यूपी में फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना महागठबंधन की नजर नहीं आती है। मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा करेगी, और उसको जो है केंद्र में मोदी सरकार के काम पे, और जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार की योजनाएं जो है योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर जो है उतारी हैं, और जिस तरीके का विकास वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम करी है, इसका प्रभाव दिखाई देगा और ये वोटों में आएगा। एक अंदेशा जो मुझे बना हुआ है वो प्रचंड गर्मी का है। ये देखने वाली बात होगी कल कि कितने परसेंट वोट पड़ते हैं, और इस भीषण गर्मी में किस तरीके से वोटर जो है अपने घर से बाहर निकलते हैं, और वोटरों को अपने घर से लाने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, चाहे संघ की बात करें, तो वो तो इसमें एक तरह से मास्टर है, क्योंकि उसके पास कैडर वोट है, और संघ जो है पूरी तरह से चुनाव में जोर लगाया है, और अपने कैडर वोट के साथ साथ भी अपने बड़े पैमाने पर जो उनके अनुसांगिक संगठन है उसको भी उसने यहाँ पर सक्रिय किया है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इनका संगठन इस चुनाव में काम करता है। लेकिन फिलहाल तो मजबूत नजर आता है बीजेपी का गढ़ उत्तर प्रदेश। जी जी, अच्छा, उत्तर भारत में एंटी इनकम्बेंसी को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा रहती है, ये फैक्टर कितना असरकारक रहता है? मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा, नॉर्थ जी में, जहाँ हालांकि छोटा स्टेट है, 5 राज्य हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर सबसे पहले उत्तराखंड ने उसे लागू किया। आसाम की अगर हम बात करें तो उसको लागू करने की बात हो रही है, और बीजेपी का जो बड़ा मैनिफेस्टो इस बार का है उसमें जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने यूसीसी को लागू करेंगे, यही एक बड़ी घोषणा उसके मैनिफेस्टो में नजर आई है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी एक दौर में रहता था, लेकिन अब वो एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही, अब जो है प्रो इनकम्बेंसी चलती है। क्योंकि इन दोनों राज्यों में आप बात करें, उत्तराखंड में भी, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, हालांकि छोटा स्टेट है, लेकिन 5 सीटें जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा अहम है। एंटी इनकम्बेंसी खासतौर पर दिखाई नहीं देती है, लोग मोदी सरकार के काम से एक तरह से मतलब संतुष्ट नजर आते हैं। आप ये देखें, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की योजनाओं को इन राज्यों ने इंप्लीमेंट किया उत्तर भारत में, वो एक बहुत बड़ी बात है। और राज्यों की योजनाएं, मेरा तो ये कहना है कि बहुत कम सक्सेसफुल है जितनी केंद्र की योजनाएं हैं। इसलिए हर इस चुनाव में हर चीज जो है आप देखें तो वो मोदी की गारंटी पर ले देकर आ गई है, और घूम फिर कर ये चुनाव पूरा जो अभी होने जा रहा है 100 से अधिक सीटों पे कल पहले चरण में, ये घूम फिर के केवल मोदी की गारंटी पे आया है। और लोग समझ रहे हैं उम्मीदवार को उसके कामकाज पे कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ मोदी पे जो है वो भरोसा रह रहा है। तो इस तरह से कोई खास चुनौती मिलती इन राज्यों में जो है वो दिखाई नहीं देती है मुझे। जी बीजेपी इतना प्रभावी है, लेकिन उसी के जो बाजू में दूसरा राज्य है बिहार, वहाँ पे अभी तो बीजेपी सरकार है गठबंधन के कारण, लेकिन बीजेपी जीत नहीं इतनी जल्दी हासिल कर पाती। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि ये एक ऐसा राज्य है जहां इन राज्यों में जो है विपक्ष मजबूत है। इसमें मतलब आप बिहार भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र भी ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा हद तक आप कुछ हद तक कह सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है, जहां तक कि आपने बात की बिहार में, वहां पर क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने पाला बदल के वो भाजपा में आ गए एनडीए के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब तेजस्वी के साथ जो महागठबंधन है उसकी चुनौती से किस तरीके से ये पार करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कांग्रेस, राजद और 3 वामपंथी पार्टियां के साथ साथ एक वीआईपी जो है उनका भी एक मजबूत गठबंधन बना है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक आधार है वहां। तो इसमें जो है ये देखने वाली बात होगी कि वोट किस तरीके से किस तरफ जाता है। यहाँ पर ओबीसी की भी एक बहुत बड़ी तादाद है, और कहीं ना कहीं भीतर घात की संभावनाएं भी जो है वो नजर आ सकती हैं, और कई तरह से थोड़ा बहुत नाराजगी भी है नीतीश को लेकर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब वोटर का ट्रेंड बदल गया है, वो लोकसभा चुनाव में आपका अलग ढंग से वोट कर रहा है 2014 के बाद, और विधानसभा के चुनाव में जो है वो अलग तरीके से मतदान करता है। तो मुझे जो चुनौती नजर आती है गठबंधन, महागठबंधन की, वो आपकी एक तो बिहार में है और दूसरा महाराष्ट्र में। क्योंकि महाराष्ट्र में तो आपने देख लिया होगा कि चुनाव से पहले
शिंदे गुट को असली सब शिवसेना माना, उसके बाद एनसीपी आ गई, उसके बाद आपके जो राज ठाकरे हैं वो भी आ गए हैं। तो इन राज्यों में बीजेपी थोड़ा ना कहीं बीजेपी की चिंताएं हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि कितना परसेंट वोट इन राज्यों में पड़ता है और कितनी सीटें बीजेपी यहाँ पर ले जाती है। लेकिन घूम फिरा के वही बात है कि मोदी की गारंटी यहाँ पर कितना सक्सेसफुल होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ हद तक चुनौती है, और वोट का परसेंट क्या होगा, कितने परसेंट मतदाता अपने घर से बाहर निकलते हैं, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। और हम वोट के परसेंट को देखने के बाद ही कल कुछ इस स्थिति में, कहने की स्थिति में कल आपके सामने होंगे। जी बिल्कुल। और नॉर्थ ईस्ट में भी क्योंकि फर्स्ट फेज में मतदान होने हैं, जिसमें आसाम में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सब में फर्स्ट फेज में इन सब राज्यों का नाम है। अच्छा, अगर क्योंकि इस बार मणिपुर के लिए बीजेपी को कई बार घेरा गया है, तो क्या ये फैक्टर नॉर्थ ईस्ट में कोई असर कर सकता है? आपने ये देखा होगा कि मोदी सरकार के आने के बाद जो है नरेंद्र मोदी ने खुद नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा फोकस किया है। आसाम में आप देखें, वो है, हालांकि इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, सीटें कम है, लेकिन फिर भी जो है मतलब ये इस फीके चुनावी माहौल के बीच जो है, जहां लोग मान चुके हैं कि ये चुनाव तो बीजेपी ने जीत ही लिया है या जीता गया है बीजेपी के द्वारा, तो इसके बावजूद मुझे इन राज्यों में जो मतदान का आंकड़ा जो है वो देखने लायक होगा। और आप ये देखें कि 2014 के 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और उनके पीछे पीछे पूरा जो है नागरिकों का एक बहुत बड़ा समूह जो है नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब खड़ा है, और वो 400 की गारंटी का नारा भी दे रहे हैं। और वहां पर के मतदाताओं की अगर हम देखें तो वहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा काम करवाए हैं, भाजपा की जो भी सरकार रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इस विकास को लेकर किस तरीके से लोग जो है वो वोट करते हैं। विकास को लेकर एक तरह से विश्वासी राजनीति भी जो है यहाँ ये हुई है। आप ये देखें कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मकान दिए गए हैं, बड़े पैमाने पर केंद्र की जो योजना है, जैसे उज्ज्वला योजना है और बहुत तरह की ऐसी योजनाएं हैं, इनने जो है जमीन पर काम किया है। और ये लोग मान रहे हैं वहां के कि पहले की सरकारों में विकास की किरण जो है वो दिल्ली से मतलब बहुत देर तक पहुंचती थी यहाँ, लेकिन हाल के वर्षों में आप ये देखें कि प्रधानमंत्री ने पूरा समर्पित किया। और आप तो समझते हैं इस चीज को, गुजरात से है कि 24/7 भारतीय जनता पार्टी जो है एक विकास की राजनीति करती है और मिशन मोड पे काम करती है। वो तो 24/7 इलेक्शन के मोड में रहती है पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये दिखेगा प्रभाव इसका। और विपक्ष के नेताओं का जो समूह है वो कह रहा है कि अब की बार भाजपा 200 भी पार नहीं करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं साहब 200 सीटें नहीं आएंगी। ममता दीदी कह रही साहब 180 से भी नीचे आ जाएंगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 हार पक्की है। तो इस तरह की बातें हैं। रेवंत रेड्डी ने अभी एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा साहब 214 से 240 बीजेपी सीट आ रही है। तो विपक्ष के दावे हैं, लेकिन विपक्ष के पास मेन बात क्या है कि उनमें एक रूपता नहीं है। विपक्ष जो है वो बटा हुआ नजर आता है। कहने को वो महागठबंधन में जरूर है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा क्रेडिबल और विश्वसनीय चेहरा नहीं है जो उस चुनाव में भीड़ ला सके, गरीबों की बात करे, पिछड़ों की बात करे। और इस तरह की गारंटियां तो राजनीति में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए मोदी ने एक नई तरह की परिभाषा जो है राजनीति की परिभाषा को जो वो बदलने का काम किया है। उन्होंने गरीबों को बहुत हद तक जो है एक तरह से लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसी कारण जब किसी पार्टी के प्रति जो है विश्वास बढ़ जाए लोगों का, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव तो कुछ खास चुनाव के रंग जो है वो देखने वाले हो रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। और कई जगह जो है सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पैठ भाजपा ने हाल के वर्षों में बढ़ाई है, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मेहनत की है, लोगों की डिलीवरी जनता तक, लोगों की योजनाएं जो है जनता तक लोगों को पहुंचाई है, सरकार को जनता से कनेक्ट किया है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जन जन के प्रति एक जो है विश्वास जो अर्जित किया है, ये ग्राउंड पे है। विपक्ष का काम तो है, देखिए राजनीति है, राजनीति में आलोचनाएं भी है। विपक्ष तो वोट मांगेगा ही और वो तरह तरह के दावे करेगा, चुनाव में नैरेटिव भी सेट किए जाएंगे। लेकिन जो ग्रामीण पर दिखता है, जिसको मतलब फायदा हो रहा है, वो तो जनता है। और लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। जनता ही आपकी मालिक है, जनता ही भगवान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जी अच्छा, वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए, वैसे तो फर्स्ट फेज में सिर्फ 3 सीट्स पे मतदान होने हैं, फिर भी इस बार वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि संदेश खाली को लेकर टीएमसी बहुत बदनाम हुई है, क्या इसका लाभ बीजेपी उठा पाएगी? देखिए बंगाल में ये लगता है कि बीजेपी ने एक तरह से पिछले बार तो अति आत्मविश्वास में भारतीय जनता पार्टी थी, तो इसलिए उसको विधानसभा के चुनाव में भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। और दूसरा जो है, जो कांग्रेस से छोड़कर और दूसरी पार्टियों से छोड़कर लोग आ रहे थे, उनको उन्हें बड़े पैमाने पर टिकट दे दिया। उसके पास अपना कैडर नहीं था, संगठन नहीं था। हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा ने बहुत अच्छी वहां पर मेहनत की है। और आप ये देखें कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को अच्छा वहां पर वोट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी भी वहां पर टक्कर में है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी की सीधी टक्कर जो है वो ममता दीदी से है, और उनका एक अपना आधार है ममता बनर्जी का। सीटें, कुछ सीटों पर तो उनका असर होगा, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वहां पर प्रचंड आंधी है या सुनामी है। पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम किया है।
जनता की सरकार की नीतियों को भी बहुत हद तक जो है केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम किया है। उसके पास कार्यकर्ता भी अभी वर्तमान में मौजूद है, लेकिन कहीं न कहीं जो ममता का सामाजिक आधार है, ममता जिस तरह से मतलब नेतृत्व वहाँ पर करती है, ममता जिस तरीके से चुनाव की दिशा को वहाँ पर मोड़ने का काम करती हैं, तो वो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहाँ पर क्या अच्छा करेगी। लेकिन इस बात का तो मेरे को भरोसा है कि यहाँ पर भाजपा की जो सीधी टक्कर है, वो कहीं न कहीं आपकी ममता बनर्जी की पार्टी से है, तृणमूल से ही है और तृणमूल को भी इस बात को अच्छी तरीके से पता है। मतलब नंबर 1 और 2 की लड़ाई वहाँ पर जो है भाजपा और तृणमूल में ही है। अब ये कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे में आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं ममता का प्रभाव है और बीजेपी जो नैरेटिव सेट करने में माहिर है और आप ये देखिए कि संदेश खाली की जो घटना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहाँ के पीड़ितों से बात करी, अपनी सभाओं में बार-बार संदेश खाली के मुद्दे को उठाया, उसको लेकर कहीं न कहीं एक संवेदना जताई, उसको लेकर भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका जो है लाभ लेने की कोशिश करेगी। और अभी तो ये पहले चरण का चुनाव है। अभी बीजेपी ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है कि पहले चरण के हिसाब से अगर उसको लगेगा कि ये ठीक जा रहा है, नैरेटिव अच्छा सेट हो रहा है, तो उसको दूसरे चरण में भी ले जाएगी, फिर तीसरे चरण में भी ले जाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी। जी। वैसे हमने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तो बात की, फिर से मध्य प्रदेश में आती हूँ क्योंकि 6 सीट्स पर यहाँ पे मतदान होना है फर्स्ट फेज पे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुजरात के अलावा आप देखें कि मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका जो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अच्छी तरीके से चला। लोगों ने कहा इस बार विधानसभा के चुनाव में कि कांग्रेस आ रही है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की। लेकिन वहां पर आपने देखा कि जब रिजल्ट आए तो उसके बाद बहुत अच्छे चौंकाने वाले। और पिछले बार तो आपने देखा होगा 29 में से 28 सीटें भाजपा ने जीती। इस बार यहाँ पर देखें थोड़ा किसानों की नाराजगी जो है कहीं न कहीं की कुछ सीटों पर जो है वो नजर आती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बिठाई है और किस तरीके से वो सरकार की योजनाओं को वहां तक लोगों तक अच्छा मैसेज दे पाने में कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं 29 सीटों में से बीजेपी जिस सीट पर अभी सर्वाधिक फोकस कर रही है वो आपका छिंदवाड़ा है। और बीजेपी बार-बार बड़े-बड़े नेताओं के वहां पर दौरे किए हैं बीजेपी ने। मुख्यमंत्री खुद वहां पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद वो जा रहे हैं ग्राउंड पे। पूरे बड़े-बड़े नेता वहां पर अपना रोड शो कर रहे हैं और वो किसी तरीके से इस बार 29 में से 29 सीटें जो है बीजेपी की झोली में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरा फोकस इस पर है और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर अगर कमलनाथ चुनाव लड़ते, तो शायद वहाँ पर कुछ अच्छी स्थिति हो सकती है। और आपने पिछली बार भी देखा होगा कि 2014 के बाद 2019 के चुनाव में नकुल नाथ जो है 37,000 से ज्यादा वोटों से नहीं जीत पाए चुनाव। जबकि कमलनाथ अगर चुनाव लड़ते तो वो लाखों की संख्या के वोटों से जो है चुनाव जीतते थे। तो इस बार कहीं न कहीं कमलनाथ जो है एक तरह से भावनात्मक अपील भी कर रहे हैं। उनकी जो बहू हैं वो चुनाव प्रचार में नजर आती हैं। कमलनाथ के जो करीबी एक दौर में हुआ करते थे, वो कहीं न कहीं एक तरह से इस चुनाव में छिटक गए हैं। भाजपा ने उनको अपने पक्ष में ले लिया है, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, कमलनाथ के जो करीबी हैं जो उनको चुनाव लड़ाया करते थे, वो कहीं न कहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं। कांग्रेस के पास एक तरह से कार्यकर्ताओं की एक अपील, कार्यकर्ताओं की एक तरह से कमी जो है वो कहीं न कहीं पर मुझे वहाँ पर जो है नजर आती है छिंदवाड़ा में। तो ये देखिए चुनाव तो आपके संगठन पे लड़े जाते हैं, बिना कैडर वोटों के संगठन के आप क्या करेंगे? अब देश जो है बदल रहा है, 14 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, 19 के चुनाव में भी, लेकिन कांग्रेस जो है अपना बदलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हाथी जो है कांग्रेस का जो है वो एक ही करवट पे सोया हुआ है। अब उसको करवट बदलनी पड़ेगी, लेकिन अब वो करवट बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं ये तो चीजें जो है मायने रखती हैं और चुनाव तो आपके संगठन से जीते जाते हैं, अच्छे नेतृत्व से जीते जाते हैं। दूसरा आपके पास अच्छी रणनीति से जीते जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस चुनाव में क्या रणनीति होगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस समय रणनीति में तो उसका कोई तोड़ नहीं है, मेरा ये कहना है। और बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर प्रबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रही है। अब देखिए जनता मालिक है छिंदवाड़ा की, वो क्या करती है? क्या वो कमलनाथ के मॉडल को के साथ खड़ी होती है या जिस मॉडल को बेनकाब करने में भारतीय जनता पार्टी हाल के समय में लगी है, क्या वो उसके पक्ष में जाएगी? ये देखने की बात होगी, 4 जून को इसका पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं यहाँ पर पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा मॉडल के पर सवाल उठाकर कहीं न कहीं 29 सीटें जो है वो जीती जाए। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी मध्य प्रदेश के अंदर नजर आती है फिलहाल मुझे। हर्षवर्धन जी, हमको समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शक मित्रों, हाल कार्यक्रम टू द पॉइंट पर बस आटલું જ। આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ। नमस्कार।